हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम देख रहे थे। तो उसमें हमने बोला था जो लाइट होती है उसके दो नेचर होते हैं, डुअल नेचर ऑफ लाइट की हम बात कर रहे थे। तो उसमें हमने एक पहला नेचर जो उसका होता है वेव नेचर, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा था और उससे रिलेटेड टर्म्स देखे थे हमने, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं उसके पार्टिकल नेचर पे। तो हम स्टार्ट करते पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जो कि किसने एक्सप्लेन करा था? प्लांक ने। तो इसको हम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। नहीं तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हम बोल सकते हैं, या लाइट भी बोल सकते हैं, और प्लांक क्वांटम थ्योरी से ये एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैक्स प्लांक्स नाम था, या मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था लेक्चर के एंड में कि जनरली वेव नेचर और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे अलग अलग फिनोमिना है। तो जैसे मैंने बोला था डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये दो फिनोमिना आप फिजिक्स में, ऑप्टिक्स में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वहां से हमें समझ में आता है कि वेव नेचर है। इसी तरीके से पार्टिकल नेचर को पढ़ने के लिए कॉमन जो है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये फिजिक्स में भी आता है थोड़ा डिटेल में, हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। इसी तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, वो फिजिक्स में ही पढ़ते हो और केमिस्ट्री में पढ़ोगे, यहाँ पर भी हम उसको थोड़ा सा देखेंगे डिटेल में। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हमें बताता पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, और डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये बताता हमें वेव नेचर ऑफ लाइट के बारे में। तो वही चीज लिखिए, सम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस कैन बी एक्सप्लेन बाय द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि हम लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या है, आप फिजिक्स में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। तो इसमें कौन कौन से फिनोमेना उनको हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ लिखा है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय इवन आफ्टर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, तो कुछ फिनोमेना थे जो वेव नेचर से एक्सप्लेन हुए, अल्टीमेटली कहना चाह रहा है। कौन कौन से थे? द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कि कोई भी हॉट बॉडी है या कोई बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई है, तो उसमें से कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलती है, और अगर वो ब्लैक कलर की है तो हम उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन फिनोमेना भी बोलते हैं। इसी तरीके से द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन स्ट्राइक इट, ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बता रहा है कि अगर कोई मेटल का सरफेस है उसके ऊपर आके कोई लाइट स्ट्राइक करती है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और वो मूव करने लगता है। नहीं ठीक है, तो वो फोटोन आगे स्ट्राइक करता है, क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। और मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो मूव करता है, तो मूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो उससे हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। ठीक है, इन दो फिनोमेना को हम अभी देखने वाले हैं। फिर दे रखा द वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हम बोल रहे हैं कि हर एक बॉडी की, वो 1 ग्राम हो, 10 ग्राम हो, 1 मोल हो, 10 मोल हो, हर एक बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करने की एक कैपेसिटी होती है। ठीक है, हीट को यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर राइज करने के लिए एक हीट उसको एब्जॉर्ब करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो बाकी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम वगैरह ये सब थर्मोडायनेमिक्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं। बट हाँ, ये किसके फंक्शन होती है? टेम्परेचर की, कि जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी होगा उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए उसकी जो हीट कैपेसिटी होगी उसकी वैल्यू भी क्या होती जाएगी? वेरी करती जाएगी। देन लास्ट पॉइंट लिखा द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ एटम विद स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन एटम। तो स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ये इसी चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ने वाला आगे। तो ये सभी जो फिनोमिना है ये सब क्या बताते हैं? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं। अब इसमें से हम ये मेजरली यहाँ पर तो दो ही देखेंगे, इसको चैप्टर के लास्ट में देखेंगे। लास्ट में मतलब आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे वाले पोर्शन में स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोला जाता है, और ये हीट कैपेसिटी वाला आप थर्मोडायनेमिक्स में देखोगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज कर और कॉपी कर लें। चले फिर हम यहाँ बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऑफ मैक्स प्लांक। ठीक है, तो अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन देख लेते पहले। तो मैंने बोला कि यहाँ पर एक तरीके से, इस तरीके से एक बॉडी लिए मैंने, स्फेरिकल बॉडी लिए, बॉल की तरह मान लो। तो यहाँ पर इस बॉडी में यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, ये लिखा पिन होल, ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये लिखा पिन होल, ये लिखा कंटेनर एट अ टेम्परेचर टी। इस बॉडी का, इस कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? टी को टेम्परेचर है। और यहाँ पर एक पिन होल, मतलब बहुत पतला सा हमने होल कर दी, और यहां से हमने देखा कि कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकल रही है। ठीक है, कैसे क्या होता है तो उसको हम और डिटेल में देखते हैं अभी। तो यहाँ लिखा व्हेन सॉलिड आर हीटेड दे एमिट रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ। अगर हमने किसी भी सॉलिड को गर्म करा, तो उस सॉलिड से
क्या निकलने लगती है, वेव्स निकलने लगती है। और उसकी भी खास बात है कि ऐसे नहीं जो वेव निकल रही है उसकी वेवलेंथ सेम ही है, अलग अलग वेवलेंथ की हमें क्या मिलती है, वहां पर वेव्स मिलती है, वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ हम बोल सकते हैं। तो ये लिखा है दे एमिट रेडिएशन ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ, मतलब अलग अलग वेवलेंथ की आपको क्या मिलेगी, वहां पर वेव्स मिलेगी। अब यहां पर अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे सन बना रखा है ना, वहां से हमें क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। ये हमने ले लिया ब्लैक बॉडी, ठीक है। इस ब्लैक बॉडी के अंदर हमने क्या कर दिया, एक पिन होल कर दिया, जैसे कि यहां पर मैंने बताया। फिर यहां से सन से इसके ऊपर क्या आ रही है, रेडिएशंस आएगी, ठीक है, लाइट आ रही है एक तरीके से। यहाँ पर इसने क्या करा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, हम बोल रहे हैं ना बॉडी का क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा जैसे जैसे उसको क्या करेगा, सन से रेज आएगी तो वो सन रेज ये एब्जॉर्व करेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी ब्लैक बॉडी है। फिर सोलर रेडिएशन है, वो आपको दिख ही रहा है। फिर हमने यहाँ पर बोला कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एमिट करेगी क्या, रेडिएशन से एमिट करेगी फिर से ब्लैक बॉडी, और वो रेडिएशन जो एमिट करेगी वो अलग अलग वेवलेंथ की होगी। तो मैंने मान लिया यहाँ पर ये एक पर्पल कलर की, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए अलग कलर से लिखा, एच म्यू जो एनर्जी होती है उसकी एच म्यू होती है, ठीक है, एच प्लांक कांस्टेंट, और म्यू क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, इसकी बात करेंगे अभी हम प्लांक कांस्टेंट वगैरह की। और म्यू क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी जो एच इंटू म्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट है एच म्यू, और इसकी कुछ वेवलेंथ होगी। फिर मैंने मान लिया ब्लू कलर की दूसरी कोई वेव निकल रही है, फिर मान लिया और ये अलग कलर की निकल रही है, और ये ग्रीन कलर की निकल रही है, ठीक है, रेड कलर की निकल रही है, इस तरीके से। तो रेडिएशन ये वो रेडिएशन है जो ब्लैक बॉडी एमिट कर रहा है अलग अलग वेवलेंथ की। और हमें पता है लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि जैसे जैसे वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर भी चेंज होगा, विजिबल रेंज की अगर नॉर्मली हम बात करें तो, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या करती है, पहले तो क्या करते हैं, खुद एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइट या सन की जो रेडिएशन है उसके फॉर्म में, और उसका खुद का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है फिर वो वापस रेडिएशन क्या करते हैं, एमिट करना स्टार्ट करते हैं। और जब वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं तो उसकी खास बात क्या है कि वो जो रेडिएशन एमिट हो रही है वेव की फॉर्म में वो अलग अलग वेवलेंथ की होती है, ठीक है, ठीक है। वो हमने स्टार्टिंग में बात ही कर लिया था, ये पिन होल है जिससे यहाँ पे रेडिएशंस वो निकलती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर एक डायग्राम और बना दिया कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो रेडिएशन है वो अंदर इस तरीके से स्ट्राइक करते हुए, ठीक है, स्ट्राइक करते हुए इस तरह मूव करते हुए फिर बाहर निकलती है, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी अलग अलग वेवलेंथ होगी। कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो वेवलेंथ भी उसकी क्या होती है कि चेंज होती है, ठीक है। चलिए, तो इसको एक बार वीडियो पॉज करके आप चाहो तो सिंपल वे में डायग्राम बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया, जैसे हमने बोला एक आयरन रॉड है, आयरन रॉड फिर से हमने क्या करा, सनरेज में रख दिया, ठीक है, या फिर हमने क्या करा उसको हीट करने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगे, कैसे भी आप समझ लो, है ना। तो उसको हीट करने पे इनिशियली क्या होता है, उसका कलर कैसा होने लगता है, रेड सा होने लगता है, ठीक है। आयरन को जब हीट करते जाओगे, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर क्या कलर ऐसा होगा, रेड सा, डल रेड आयरन हम इसको बोलेंगे। देन इसके बाद हमने करा when iron rod is heated in a furnace it first turn to dull red and the redness increases with further rise in temperature। तो आपने ठीक है लाइव तो नहीं देखा होगा, लेकिन हाँ अब तो हमारे पास इंटरनेट भी आ गया है, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्कवरी वगैरह चैनल में आप भी देखते होंगे अलग अलग मेटल्स को बनाने में। तो वहाँ पे फर्नेस होती है बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है, उसमें मेटल्स को मेल्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इनिशियली वो अचानक से तो मेल्ट नहीं होता, इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हाइट होता है। तो इनिशियली जब उसको हीट करोगे तो वो क्या हल्का हल्का रेड कलर में नजर आता है, जिसको बोलते हैं डल रेड, और फर्दर और हीट करने पर और डार्क उसका क्या होता है, रेडनेस बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ इसने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो इसको कॉपी करें, फिर इसी में हमने क्या करा, इसका टेम्परेचर फर्दर और बढ़ा दिया, ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट है, जैसे यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ये रेड कलर था, ठीक है, रेड कलर था। अब रेड कलर को मैंने और हीट करने लगा, जो डल रेड कलर का जो हमारे पास आयरन था और हीट करने पे रेड हो जाता है, इसको फर्दर मैंने और हीट करा। तो हीट करने पे अब जो इसका कलर हो जाता ना वो कैसा हो जाता, ब्लू हो जाता फर्दर और हीट करने पे। तो इफ दिस इज हीटेड फर्दर द रेडिएशन बिकम व्हाइट एंड बिकम ब्लू एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। तो पहले तो डल रेड हुआ और हीट करने पे डार्क रेड हुआ और हीट करने में व्हाइट सा, और बाद में मुझे ब्लू कलर की रेडिएशन वहां पे ब्लू कलर नजर आने लगता है, ठीक है। कॉपी करें इसको भी, चलिए। तो यहां पर क्या लिखा है, द एमिटेड,
चलो एक साथ पॉइंट देख लेते इसके। पहला पॉइंट दे रखा है द एमिटेड ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैज हायर फ्रीक्वेंसी एट हाई टेम्परेचर। तो अभी आपने देखा ही है कि विबग्योर में हमने जैसे विजिबल लाइट में लास्ट लेक्चर में बात करी थी कि विबग्योर में इधर वॉयलेट होता है और राइट साइड में क्या होता है, रेड कलर होता है। लेफ्ट टू राइट आप मूव करोगे, वॉयलेट टू रेड करोगे तो क्या होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, है ना। और इसका अपोजिट राइट टू लेफ्ट मतलब रेड टू वॉयलेट मूव करोगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो यहां पर यही कह रहा है कि द एमिटेड ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैज हायर फ्रीक्वेंसी एट हाई टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर हम बढ़ाते जाएंगे उसकी जो एमिटेड रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती जाएगी। और हमें यहाँ से प्रैक्टिकल जो अभी हमने देखा आयरन वाला उससे पता लग रहा है कि इनिशियली उसकी जो कलर जो नजर आ रहा था वो रेड नजर आ रहा था जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है। जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया उसकी कलर क्या होने लगा, रेड से ब्लू नजर आने लगा। और रेड और ब्लू में फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, ब्लू की, क्योंकि विबग्योर में, ठीक है, विबग्योर में आपको पता है, ठीक है, विबग्योर में आपको पता है ब्लू पहले आ जाता है। और चलिए जैसे विजिबल है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मैं कह रहा हूं यहां पर कि इस साइड जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है और इसके रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, इसके रिवर्स डायरेक्शन में यहां आने पे जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती है। तो इनिशियली जो हमारे पास आयरन था वो कैसे कलर का था, रेड कलर का था, है ना। और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, इधर जाने में फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। तो यहां से रेड से हम जब ब्लू आए तो फ्रीक्वेंसी क्या हुई, बड़ी है। तो एक्सपेरिमेंटली हम देख रहे हैं, तो वही हमने लिखा द एमिटेड ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैज हायर फ्रीक्वेंसी एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एमिटेड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा दिस इज इंडिकेटेड बाय कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो वो स्पेक्ट्रम आपको कलर नजर आ रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो उससे हमको कलर से पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है द आइडियल बॉडी विच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब यहाँ पे ब्लैक बॉडी और नॉर्मल सॉलिड से कैसे हम डिफरेंशिएट करें, तो कोई भी सॉलिड क्या होगा, कोई ना कोई सॉलिड कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी को, कोई ना कोई रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब करेगा और कुछ ना कुछ वो एमिट भी करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी बॉडी जो हर एक उसके ऊपर हम बोल सकते हैं एनर्जी की, हर एक एनर्जी के हर एक फ्रीक्वेंसी की जो लाइट आ रही है उसको एब्जॉर्ब कर ले और वो एमिट भी करे सारी फ्रीक्वेंसीज की, तो उस पर्टिकुलर बॉडी को हमने नाम दिया ब्लैक बॉडी। हाँ, कोई भी जो सॉलिड होगा वो सारी तो निकालने करेगा लेकिन कुछ ना कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ की या फ्रीक्वेंसी की जो लाइट है या जो रेडिएशन है वो एमिट करेगा ही करेगा। लेकिन अगर कोई भी बॉडी हर एक को एब्जॉर्ब भी करे और हर एक को एमिट भी करे, सारी वेवलेंथ या सारी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करे और सभी को एमिट भी करे, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। और वो नॉर्मल बॉडी से अलग होती है क्योंकि नॉर्मल अगर कोई भी सॉलिड लोगे तो वो सारी फ्रीक्वेंसी या सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, वो सारी को एमिट भी नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक करता है, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो वही लिखा द आइडियल बॉडी विच एमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड द रेडिएशन एमिटेड बाय सच ए बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और उस बॉडी से एमिट होने वाली रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो वीडियो पॉज कर कॉपी कर इसको। चलिए फिर यहां पर एक ग्राफ दे रखा हमें, ग्राफ किसके बीच में दे रखा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कितना इंटेंस है वो हमें यहाँ पे बता रहा है। इन दोनों के बीच में जब हमने ग्राफ देखा तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है कि जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी इंटेंसिटी की और फिर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो वेवलेंथ बढ़ने के साथ इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और फिर धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। ये ग्राफिकल देखा गया। इसी तरीके से एक और ग्राफ देखा कि उसमें भी सेम है कि वेवलेंथ बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ रही है, मैक्सिमम हुई, कम हुई। अब ये जो दो ऑब्जर्वेशन या जो दो एक्सपेरिमेंट करे वो कहाँ करे, ठीक है, वो दो एक्सपेरिमेंट अलग अलग टेम्परेचर पे करे। ये वाला जो येलो वाला कर्व आपको नीचे वाला छोटा कर्व दिख रहा है, छोटा पीक जिसमें दिख रहा है वो है T1 टेम्परेचर पे, और जो ये बड़ा वाला पीक दिख रहा है आपको ये है T2 टेम्परेचर पे। अब इसमें T1 और T2 में आपको कंपेयर करना था कौन कम है कौन ज्यादा है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जब टेम्परेचर बढ़ा देते, जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते तो इंटेंसिटी वाला जो पीक है वो बढ़ जाता है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी क्या हो जा रही, बढ़ जा रही, सेम वेवलेंथ के चेंज होने पे।
और दूसरी चीज़ को ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करोगे, इसको आप ध्यान से चीज़ ऑब्जर्व करोगे तो एक चीज़ और है इसमें, इस कर्व का, छोटे वाले कर्व का मान लो ये पीक जो मैक्सिमम पॉइंट है वो ये है, तो वो पीक आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जो बड़ा वाला कर्व है उसका पीक आ रहा है समथिंग यहाँ पर। मतलब ये जो पीक है ना, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये पीक थोड़ा सा लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाता है। आ रही बात समझ में? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी तो बढ़ेगी, बट वो जो इंटेंसिटी आ रही है वेवलेंथ की, वो लोअर वेवलेंथ पे मिलेगी। मतलब यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है और इस तरफ जाने पे वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। तो इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन वो जो वेवलेंथ का आपको वेरिएशन मिलेगा वो लोअर वेवलेंथ पे या शॉर्टर वेवलेंथ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच में कर्व है। लोअर टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे इंटेंसिटी भी क्या होती है कि बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे नैनोमीटर में दे रखा है 1000, 2000, 3000, ठीक है, इस तरीके से। चलिए, तो कॉपी करें इसको वीडियो पॉज करके। देन हम आगे बढ़े इसमें, तो यहाँ पे वही लिखा है, द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटेड रेडिएशन दैट इज इंटेंसिटी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है। वेवलेंथ बोलो या फ्रीक्वेंसी उसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी डिपेंड ओनली ऑन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को वेरी करेंगे, इंटेंसिटी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे करेगी, बिल्कुल वेरी करेगी। जो अभी हमने ग्राफ से समझा है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी भी बढ़ेगी, बट शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ वो क्या होने लगेगा, पीक जो मैक्सिमम इंटेंसिटी वो शिफ्ट होने लगेगी। At a given temperature, the intensity of emitted radiation increases, reaches maximum value, then start to decrease with the wavelength, ठीक है। ये बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा और उसके बाद डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। फिर दे रखा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशन इंक्रीजेस एंड शिफ्ट टूवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, ठीक है। जो मैं पॉइंट बोल रहा था वो दोनों पॉइंट यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। चलिए, इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करें इसको। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन। अब यहाँ पे एक वर्ड होता है फोटोन, हो सकता है आपने कभी पहले भी सुना हो 9-10 तक, फोटोन, ठीक है। लाइट हम बोलते हैं, जो लाइट आती है ना फोटोन्स के फॉर्म में होती है। फोटोन मतलब एक होते हैं पैकेट्स, भी हम इसको बोलते हैं। मतलब एक पैकेट्स मतलब जिसकी एक स्पेसिफाई एनर्जी है और वो पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी आती है, मतलब पार्टिकल नेचर एक तरीके से वहां से मैं बता रहा है कैसे। तो इसने बोला जो क्वांटम ऑफ लाइट है, क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन इज कॉल्ड फोटोन है। तो अब फोटोन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला तो लिखा है, सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज लाइट एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स विच ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो हमें पता है लाइट की एक वेलोसिटी फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हम बोलते हैं। अब वो जो लाइट आ रही है ना, उस लाइट के अंदर, ठीक है, वो लाइट एक, हमने बोला कि वेव नेचर की होती है, वो तो हमने बात कर ली। अब मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे सन है, ठीक है। अब यहां से क्या आ रही है, रेडिएशन आ रही है। अब जो ये रेडिएशन आ रही है, एक तो हमने बोल दिया इस तरीके से आ रही होगी वेव के फॉर्म में, चलो ठीक है, तो हमने बात कर ली। अब यहां मैं बोल रहा हूं जो ये लाइट आ रही है ना, वो आ रही है इस तरीके के पैकेट्स के फॉर्म में, ये, ठीक है, अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में आती है। इनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। ये फोटोन जो एक होता है, ऐसे बोल सकते हैं हम, जैसे बोलते हैं ना चॉकलेट्स है या फिर टॉफ़ी है, या फिर हम जैसे छोटे थे तो स्कूल्स के अंदर इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे पे जैसे मिठाई वगैरह या डिस्ट्रीब्यूट होती है तो पैकेट्स बने हुए होते हैं जिसमें 2 लड्डू या 2 मिठाई कुछ भी रखा हुआ है ना, छोटे होते थे। तो वो जो पैकेट्स के फॉर्म में आपको स्पेसिफाई, इस पैकेट के अंदर कुछ स्पेसिफाई 2 चॉकलेट 2 लड्डू कुछ भी रखा हुआ है, तो उनमें उनसे कुछ ना कुछ एनर्जी हमें मिलती है, तो वो एक एनर्जी का फॉर्म है। तो सेम है, जब सनलाइट जो आ रही है ना, वो सनलाइट जो आ रही है उसमें भी एक एनर्जी है, और वो एनर्जी से कंटिन्यूस वे में नहीं आती है, डिसकंटिन्यूस वे में आ रही है। तो आपको दिख रहे हैं ये ऐसे कंटिन्यूस, पूरा एक बड़ा सा पैकेट कंटिन्यू नहीं आ रहा है, एक छोटा पैकेट आया, फिर हो सकता है उससे थोड़ा बड़ा है, फिर उससे छोटा है, अलग अलग एनर्जी के पैकेट्स आते हैं, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में आते हैं। इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यहां पर तो लिखा है
कि सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज लाइट एमिट्स रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स विच ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो इनकी स्पीड क्या होती है, ट्रेवल करने की, लाइट की जो स्पीड होती है उस वेलोसिटी से ट्रेवल करते हैं। देन लिखा है एनर्जी ऑफ फोटोन, जो फोटोन की एनर्जी होती है जो अभी मैंने बताया था वो होती है E इक्वल्स टू एच म्यू। एच यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी दे रखी है, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, फोटोन या लाइट आप कैसे बोल सकते हो, और म्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, C अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि वेलोसिटी C, म्यू फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के लिए इन जनरल रिलेशन क्या होता है, C इक्वल्स टू या V इक्वल्स टू म्यू इंटू लैम्डा होता है। तो वहीं से लिखा म्यू की जगह C अपॉन लैम्डा, और 1 अपॉन लैम्डा क्या हो सकता है, वेव नंबर म्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक ही फॉर्म में सारे फॉर्म लिख दिए, एक ही में लाइन में लिख दिए सारे फॉर्म। E इक्वल्स टू एच म्यू लिख लो, या E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा लिख लो, या E इक्वल्स टू एच सी म्यू बार लिख लो, ठीक है। ये एनर्जी ऑफ फोटोन है। H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। वैसे तो ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यूज अगर न्यूमेरिकल होगा तो आपको गिवन होगी, इसको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, ठीक है। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको पता है ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। देन दे रखा है ऑल फोटोन्स इन वैक्यूम ट्रेवल विथ सेम स्पीड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देयर स्पीड चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया बट फ्रीक्वेंसी रिमेन द सेम, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो फोटोन्स होते हैं ना वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेते हैं। वैक्यूम मतलब कोई मीडियम नहीं है हमारे पास, और वो जो ट्रेवल कर रहे हैं उनकी स्पीड क्या रहती है, वो फिक्स रहती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बट एक चीज और बोली इसने कि जैसे भी मीडिया यानी मीडियम की बात हो रही है, जैसे मीडियम चेंज होता है तो हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए, ठीक है। डेंसर मीडियम आ रहा तो हो सकता है स्पीड कम हो जाए, और लाइटर आ रहा तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाए, मतलब ये तो मैक्सिमम वैक्यूम के अंदर जो हो रही है। लेकिन मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज होगी, लेकिन इसने बोला जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फोटोन की, फ्रीक्वेंसी होगी उस लाइट की, वो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ऑल फोटोन्स इन वैक्यूम ट्रेवल विथ सेम स्पीड एज वेलोसिटी ऑफ लाइट, that is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Their speed changes in different media but frequency remain the same. Then दे रखा है photons are electrically neutral and are not affected by electric and magnetic field. जैसे हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करी थी तो हमने क्या करा था, उनको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा था, तो हमें पता लग रहा था कि कहाँ डिफ्लेक्ट कर रहा है, किसकी तरफ और किससे दूर जा रहा है, तो मुझे पता लग रहा था उस पर कोई चार्ज है। सेम कहानी फोटोन्स में हमने करके देखी कि फोटोन्स में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रख के देखा तो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है। इसका मतलब ये कि फोटोन्स जो थे वो कैसे थे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, उन पे कोई चार्ज नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट दे रहेगा फोटोन ट्रैवल एज वेव बट एब्जॉर्ब एज पार्टिकल। अब मैं जैसे बोला था ना, मैंने अभी जैसे एक डायग्राम बनाया था अभी सूरज का, तो उसमें मैंने बोला था ये वेव आ रही है, तो कभी हम इसको वेव बोलते हैं, कभी फोटोन। तो ये बोल रहा है जो फोटोन आते हैं ना वो आते तो वेव के फॉर्म में, लेकिन जब वो कोई एब्जॉर्ब करता है लाइट को, एनर्जी, जब लाइट की जो एनर्जी आती है वो किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, फोटोन के फॉर्म में होती है। तो ट्रैवल जो कर रहा है वो तो बता रहा है उसका एक तरीके से वेव नेचर, बट जो एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो एक पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्या बता रहा है, एक तरीके से उसका पार्टिकल नेचर बता रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजों को यहाँ पर साथ के साथ लेके चल रहे हैं, ठीक। अब इस पार्टिकल को, नेचर को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। उससे और ज्यादा क्लियर होता है कि हाँ इसमें कोई ना कोई पार्टिकल नेचर है, कोई पार्टिकल आ रहा है इसका, ठीक है। कैसे, तो उसको देखते हैं अभी, वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करें एक बार। देन लिखा एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फिर से यहाँ बात हो रही है कि उसकी एनर्जी की, जो फोटोन की एनर्जी, ठीक, किस किसके प्रोपोर्शनल, ये ऑलरेडी वैसे हम देख चुके हैं, ठीक है। तो एनर्जी किसके, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है, जो E इक्वल्स टू एच म्यू हमने लिखा था, है ना। फिर दे रखा है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इट इज मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, जो हमने बोला ही था E इक्वल्स टू एच म्यू था, उसको हम क्या लिख रहे थे अभी, E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा, मतलब 1 अपॉन लैम्डा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, E अपॉन E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। और थर्ड, अगर वेव नंबर की अगर मैं बात करूं तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, क्योंकि 1 अपॉन लैम्डा ही क्या होता है, म्यू बार होता है, और म्यू बार को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर,
ठीक है। तो इस तरह पे अगर हो सकता है कि दो अलग अलग एनर्जी के और दो अलग अलग की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, तो आप उसमें से एक आइडेंटिफाई करें, तो इस तरीके से रेशियो फॉर्म से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कॉपी करें। फिर एक छोटा सा इस पर एक न्यूमेरिकल दे रखा, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा, ए 100 वॉट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करना, फॉर्मूला आपको E इक्वल्स टू एच म्यू एच सी अपॉन लैम्डा यूज कर सकते हैं। एक फोटोन की एनर्जी E एच म्यू, तो n मैं बोल रहा हूँ 10 फोटोन होंगे तो क्या हो जाएंगे, E इक्वल्स टू 10 इंटू एच म्यू, तो वो जो 10 है ना जो अननोन है उसको n मान ले और फिर वहां से कैलकुलेट करे, वो n पता करे क्या है, ठीक है। तो चाहे तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है आप देखें किस तरीके से करना है। चलिए, तो मैंने बोला यहाँ पे वॉट हमें पता है यूनिट ऑफ पावर होती है, तो पावर ऑफ बल्ब क्या दे रखा 100 वॉट, और 100 वॉट को ही हम क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, तो 100 जूल पर सेकेंड इसकी ये हमें पावर दे रखी है। फिर हमें पता है E इक्वल्स टू, मैंने जैसा भी बताया था, एन एच म्यू लिख सकता था, एन एच सी अपॉन लैम्डा लिखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है, तो मैंने म्यू हटा के सी अपॉन लैम्डा कर दिया उसको। अब एच भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, लैम्डा मुझे पता है, E मुझे पता ही चल गया, एन मुझे बस कैलकुलेट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। तो पर फोटोन एनर्जी कैसी है, एच सी अपॉन लैम्डा है, तो एन फोटोन्स की एनर्जी क्या होगी, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एनर्जी ऑफ हमें दे ही रखा है इसने, ठीक है, E इक्वल्स टू, ठीक है, E इक्वल्स टू यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, H की वैल्यू दे दी है ये 6.6, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दी क्योंकि पीछे मैंने लिखा दिया तो यहाँ नहीं लिखी, ये H की वैल्यू है प्लांक कांस्टेंट की, C स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों को मल्टीप्लाई करना, होल डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो कि हमें दे रखी है 400 नैनोमीटर, दैट इज 4 × 10⁻⁹ मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.969 × 10⁻19 जूल आएगी। ये एक फोटोन की हम बोल सकते हैं एनर्जी। अगर ये एक फोटोन की एनर्जी है, टोटल हमारे पास इतनी एनर्जी, तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने होंगे, बस आप क्या करें, इसको सॉल्व कर दे, डिवाइड कर दे, इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पर इस E की वैल्यू आपको ये दे रखी है और एच सी अपॉन लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ से ये निकाल ली, बस n की वैल्यू निकाल दे 100 डिवाइड करके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.012 × 10⁻20, ठीक है, फोटोन्स, ठीक है। पर सेकंड मतलब यहाँ पर पूछा ना, पर सेकंड मतलब पर सेकंड कितने फोटोन्स एमिट हो होंगे, तो वही लिखा है इसमें, पर सेकंड इतने फोटोन्स होंगे नहीं, ठीक है, यूनिट से कंफ्यूज मत होना। चलिए, तो वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से कॉपी करें। तो इस तरह के इस पर न्यूमेरिकल्स आपको कुछ भी मिल जाएंगे, जैसे n पूछा है तो हो सकता है आपसे E पूछ ले, कभी लैम्डा पूछ ले, कभी म्यू पूछ ले, म्यू बार पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिजिक्स में भी ये आता है, केमिस्ट्री में भी हम पढ़े इस चैप्टर में है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको पूरा डिटेल में यहीं पे समझा देता हूँ डायग्राम से, है ना, और उसके बाद, और हो सकता है आपने पहले भी पढ़ा हो, उसके बाद आप इसको जो भी पॉइंट है वो मैंने एक साथ लिखा दिया नहीं। तो यहाँ पे H हर्ट्स हमने किसी की यूनिट पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, फ्रीक्वेंसी की, है ना, तो वही है ये जिसके नाम से यूनिट रखी। H हर्ट्स परफॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच electrons were emitted when certain metals such as potassium, cesium, rubidium, etc. were exposed to light. This phenomena is called photoelectric effect. तो जो हर्ट्स इसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, उसने आप देख सकते हो ये पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम, ये क्या हमारे फर्स्ट ग्रुप के या एल्कलाई मेटल्स के एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट लिया, उसकी शीट ले ली और उसमें हमने क्या करा, लाइट को स्ट्राइक करा तो देखा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला है। इस फिनोमेना को हमने बोला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे क्या हुआ उसको हम समझते। तो पहली बात तो मैं बोल दूं, ये पोटेशियम, सीजियम, रूबिडियम यही क्यों लिए और दूसरे क्यों लिए, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं ना, या ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं, वो क्या होते हैं, हाईली, उनकी क्या बोल सकते हैं, उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है बड़ी लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब कि K से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने पोटेशियम ही ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पोटेशियम ही ले लिया, तो अब इससे बोला कि जब लाइट आके स्ट्राइक होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, तो K से क्या बनेगा, K+ बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब हमें ये इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जितना इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है।
तो इनकी इसी को क्या हो रहा है, ये एलिमेंट जो हमारा एटम है ये क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है। तो इनकी जो आयोनाइज होने की जो एनर्जी है ना वो बहुत कम होती है नहीं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के लिए, इसलिए ये ऐसे एलिमेंट हमने फर्स्ट ग्रुप वाले लिए। तो या कि आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो इजीली आयोनाइज हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें से क्या कर जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रीजन है कि अगर कोई पूछे कि यही क्यों लीजिए तो उसका है कि लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स इन्होंने लिए थे। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करें फिर हम आगे देखते हैं। चलिए तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देख लेते हैं। तो वापस एक तरीके की हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल ट्यूब ली है, जिसके अंदर हमने क्या करा, एक वापस इलेक्ट्रोड लिए जिसको हमने पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कलेक्टर और एनोड कहलाएगी। ठीक है, एनोड है और इसको हम कलेक्टर भी बोलते हैं। कलेक्टर क्यों बोलते हैं, कलेक्ट करता है, क्या कलेक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा जो कैथोड से निकलेगा। ठीक है, इसको फिर हमने किससे कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, बीच में वोल्ट मीटर या अमीटर वगैरह लगा दो ताकि अगर करंट यहाँ से फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा तो उसमें क्या डिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा, तो समझ में आ जाएगा हाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो भी रहा है, इलेक्ट्रॉन निकला भी या नहीं निकला है। ठीक है, इसको पॉजिटिव एंड से हमने कनेक्ट कर दिया और ये यहाँ से नेगेटिव एंड से हमने इसको कनेक्ट करा और यहाँ पर हमने क्या ली, ये जो शीट है ये हमारी कैथोड होगी, जो मेटल सरफेस होगी जिसमें हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना है। तो ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जो हमने बोला वो ये शीट होगी, जिसको हम क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेटल सरफेस है जिसको हम नेगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं और इसको एमिटर और कैथोड भी बोलते हैं। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है इसलिए, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है इसलिए। एमिटर इसलिए बोला है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा जब इसके ऊपर लाइट आएगी। ये कलेक्टर कहलाता है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ वो यहाँ पर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, तो ये उसको कलेक्ट करेगा, उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इसको बोल देते हम कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन जाके इसके ऊपर टकराएगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, चलिए नीचे बैटरी दे ही दी हमने, है ना, वो बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने इसको। ये वैक्यूम चेम्बर है इसके अंदर। ठीक है, इसमें कोई गैस वैस तो फिल है नहीं। फिर ये फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई भी लाइट आ रही है, सनरेज आ रही है, जो लाइट स्ट्राइक द सरफेस ऑफ मेटल, जो मेटल के सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा जो हमारे सोलर पैनल लगे हुए होते हैं जनरली छत पे या रूफ पे जो लगाए हुए होते तो वो इस तरीके से अलाइन होते, इस तरीके से एंगल पे होते कि मैक्सिमम सनरेज उसके ऊपर आ सके। तो उसी तरीके से यहाँ पर सनरेज आएगी ताकि उसमें क्या है, आके उस पर स्ट्राइक करे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन्स उस पर स्ट्राइक करे। जब मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहाँ मूव करेगा, यहाँ से तो एमिट होगा कैथोड से और एनोड की तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा और एनोड उसको कलेक्ट कर लेगा। और जैसे एक बार इलेक्ट्रॉन इसको कलेक्ट कर लेगा, वायर से पास थ्रू होकर इधर जाके यहाँ पे करंट दिखा देगा जो भी डिफ्लेक्ट हो रहा है। नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन है, हमारा इलेक्ट्रॉन है जो इजेक्ट हुआ है यहाँ से या एमिट हुआ है। नहीं, ठीक है, और क्योंकि इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोन के आने से, फोटोन या यहाँ फोटोन जब मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक हुआ तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ या इजेक्ट हुआ, इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, और फिर इसी को हमने क्या बोला यहाँ पर, ये तो वर्ड इसको डिटेक्टर भी बोला जाता है और यहाँ पे होल दे दिया जिससे क्या हुआ, ये वायर जो कनेक्टेड है उसके थ्रू क्या हो सके, पास हो सके। ठीक है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पहले तो एक बार वीडियो पॉज करके आप ये जो इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो आप कॉपी कर ले इसको, फिर मैं थोड़ा सा इसको एक बार में डिटेल में बता देता हूँ। चलिए अब देखना थोड़ा सा इसको ध्यान से। मैंने मान लिया कि सिंपल सा यहाँ पर मैंने बनाया, ये हमारी मेटल की सरफेस है ना, ये हमारी मेटल की सरफेस है। अब मेटल की सरफेस पे हमने माना है कि यहाँ पर आके एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, एक सन से आया, ये फोटोन इस पर आके स्ट्राइक करा मेटल की सरफेस पे। अब हमें पता है कोई भी मेटल हो, फॉर एग्जांपल कोई सा भी ले लो, सोडियम पोटेशियम कुछ भी हो, तो उसके वैलेंस शेल के अंदर कुछ तो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने माना कि ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर क्या है, अलग अलग शेल्स है, उन शेल्स में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अंदर भी है बाहर भी। तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो सबसे लूजली बाउंड होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही कम हो जाएगा, तो इनके बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा। तो जब फोटोन आके जब स्ट्राइक कर रहा है मेटल के सरफेस पे, तो फोटोन के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी E=h में, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी लेके आ रहा है। तो वो एनर्जी क्या करेगा, यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे आके जब फोटोन स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इस पे आके जब फोटोन स्ट्राइक करेगा तो ये इसको क्या देगा, एनर्जी देगा। अब एनर्जी देगा तो ये जो शेल्स होती है ना, इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो जो एनर्जी इस शेल की, उतनी एनर्जी लेके बैठा है। अब और एनर्जी दोगे तो ये और दूर जाएगा, ठीक है, और एक्साइट होगा और दूसरे हायर शेल में जाएगा। और इतनी एनर्जी देखो कि इस एटम से ही बाहर निकल जाए तो उसका इजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा फोटोन के अंदर कितनी एनर्जी। सारे फोटोन की क्या सेम एनर्जी होती है, नहीं, हर फोटोन की अपनी एक अलग अलग एनर्जी होती है, फिक्स नहीं है कि फोटोन की एनर्जी इतनी ही होगी, ठीक है, वो डिपेंड करेगा फोटोन कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। अब बात ये हो रही कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, एनर्जी मिली। तो यहाँ पर तो मैं समझाया कि इसे एटम से वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वही क्या होगा, यहाँ पर एनर्जी लेने के बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो वही कहानी बता रहा हूँ कि मेटल की सरफेस है, उसमें वैलेंस शेल में ऐसे बहुत सारे, ये एक एटम है, ऐसे मेटल के सरफेस में या उस मेटल में बहुत सारे एटम होंगे, तो बहुत सारे एटम होंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक फोटोन की बात कर रहा हूँ और एक एटम की बात कर रहा हूँ, उस एक एटम के इलेक्ट्रॉन को क्या मिली, वैलेंस शेल। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मैंने बोला यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बिल्कुल सिंपलिसिटी के लिए, ऐसा वैल्यू को सीरियस मत लेना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है 100 किलो जूल का, उसमें एनर्जी मतलब उसने बाउंड कर रखा है, या 10 जूल मान लो, सिंपल 10 जूल है। अब यहाँ से जो ये फोटोन आया ना, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। अगर इसको, मेरे को ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालना है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, किसके, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। और ब्रेक करने के लिए मेरे को एनर्जी कितनी चाहिए, 10 जूल तो इनकी है, तो 10 से तो ज़्यादा ही चाहिए, ठीक है, 10 जूल से तो मुझे क्या चाहिए, ज़्यादा ही चाहिए। तो अगर ये 10 जूल से कम वाला फोटोन आके टकराया, 10 जूल से कम एनर्जी वाला फोटोन आके टकराया, फॉर एग्जांपल 8 जूल का आया, 7 जूल का आया, 5 जूल का आया, तो इसको टकराएगा तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको नहीं तोड़ पा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये बाहर ऊपर नहीं मूव करा पाएगा, नहीं बाहर निकाल पाएगा। तो 1 से लेके 9 जूल तक का अगर कोई फोटोन आके टकरा रहा है, और एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है, ठीक है, मतलब जब भी फोटोन आके जब इससे टकराएगा ना, तो अपनी सारी की सारी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। अब एक फोटोन में जितनी एनर्जी है वो उतनी को ट्रांसफर कर दे, पूरे की पूरी उसको ट्रांसफर कर देगा। अगर वो एनर्जी उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा तब तो उसको निकाल देगा, और नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि सर मान लो 2 आ जाए 5-5 जूल के फोटोन, तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, ठीक है, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा और तभी कर पाएगा जब उसके अंदर उतनी एनर्जी होगी। ऐसा नहीं एक बार इलेक्ट्रॉन ने 5 जूल ली, फिर उसके बाद 5 जूल और ली, फिर 10 होगी, फिर 5 और ली या 15 की ले ली, फिर वो बाहर निकली, ऐसा नहीं होगा। फोटोन आएगा, अगर फोटोन के पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं। फिर मान लो कोई दूसरा फोटोन आ रहा है, उसके पास उतनी एनर्जी है तो निकल पाएगा, अदरवाइज नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, और कब इजेक्ट कर पाएगा, उस फोटोन के ऊपर उतनी सफिशिएंट एनर्जी है तभी, ठीक है। तो अभी हम कह रहे हैं कि 10 जूल चाहिए, तो 9 जूल तक तो अगर कोई फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी 9 जूल है, तब तक तो इलेक्ट्रॉन का कोई हिलेगा ही नहीं, वही का वही रहेगा। अब मान लो 10 जूल आ गया, 10 जूल आ गया, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और जितनी एनर्जी है वो बिल्कुल क्या होगा, बराबर। तो मैं कह रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, एकदम एग्जैक्ट जितनी एनर्जी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये एग्जैक्ट, ये क्या करेगा, यहाँ पर आके मेटल की सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा, मतलब एटम से जस्ट बिल्कुल बाहर आके ये निकल जाएगा, एग्जैक्ट जितनी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब अगर मैं ज्यादा एनर्जी दे दूं 10 जूल से, भाई इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे 10 जूल एनर्जी थी, वो तोड़ दिया इसने, जस्ट एटम से बाहर या मेटल के सरफेस पे वो निकल के आ गया इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको मान लो 12 जूल एनर्जी का फोटोन अगर आ रहा होता, तो 10 जूल तो क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को इस एटम से निकलने के लिए वो चाहिए होगा, तो मेटल के सरफेस पे आएगा, 10 जूल तो उसमें यूज होगी। अब जो 2 जूल एनर्जी बची वो कहाँ यूज होगी, वो जो 2 जूल एनर्जी बची है, वो 2 जूल एनर्जी क्या करता है, ये अपने आप को खुद को क्या करेगा, ये ट्रैवल कराएगा, और ये 2 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की मूव करने के अंदर यूज हो जाएगी। मतलब एक मिनिमम एनर्जी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हो सके, एमिट हो सके, इजेक्ट हो सके, उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन।
ठीक है। वर्क फंक्शन W से रिप्रेजेंट किया जाता है और फाई से भी रिप्रेजेंट किया, फाई भी बोला जाता है और W भी बोला जाता है, ये कहलाता है वर्क फंक्शन। और ये मिनिमम एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके मेटल से सरफेस से इजेक्ट करने या एमिट करने के लिए। अगर उससे कम एनर्जी हुई तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, भले उसमें 50 फोटोन टकरा दो, एक फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट उतनी ही होनी चाहिए। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, 50 फोटोन टकरा दो उस इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ता है 9 जूल के, लेकिन एक ही फोटोन उसको इजेक्ट करेगा जिसकी एनर्जी 10 जूल या उससे ज्यादा होगी। तो वो जो मिनिमम एनर्जी 10 जूल वो तो कहलाती है वर्क फंक्शन। और 10 जूल से ज्यादा जो एनर्जी हो गई अगर फोटोन की, मान लो 15 जूल आ गई, जैसे कि मैंने 12 जूल का एग्जांपल लिया, तो 10 जूल तो वर्क फंक्शन में यूज हो गई कि उसको निकालने में। अब जो 2 जूल एनर्जी बची वो कहाँ यूज होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को मूव करा देती है। तो यहाँ के मेटल के सरफेस से निकल के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गया 10 जूल में, अब जो 2 जूल एनर्जी बची है ना वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ये मूव कराने का काम करेगी। अरे बस में और ज्यादा एनर्जी दे दोगे 15 जूल तो अब 5 जूल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, 20 जूल दे दोगे तो 10 जूल, 40 जूल दे दोगे तो 30 जूल काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से फोटोन की जो एनर्जी है, जो फोटोन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, जो भी यहाँ पर फोटोन हमारे पास आ रहा है, ये जो फोटोन है एक पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। इस पैकेट के फॉर्म में जो आ रहा है ये फोटोन, इसकी एनर्जी फिक्स है और वो एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है h म्यू। ठीक है, वो एनर्जी क्या है, h म्यू इस फोटोन की एनर्जी। ठीक है, ये इस इलेक्ट्रॉन को या उस एटम के इलेक्ट्रॉन के से स्ट्राइक करेगा और अपनी एनर्जी सारी इसको ट्रांसफर कर देगा। अगर उसकी वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी इसकी हुई तब तो, या उसके बराबर हुई, तब तो इलेक्ट्रॉन को ये एमिट करा पाएगा, इजेक्ट करा पाएगा। और अगर और ज्यादा हुई उस वर्क फंक्शन से भी, तो वो बची हुई एनर्जी को किसमें यूज करेगा, काइनेटिक एनर्जी में इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में यूज करेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, अब 2-3 पॉइंट। पहला तो एक टर्म मैंने यूज करा वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन यूज करा, तो वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट कराने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम फ्रीक्वेंसी पे। मैंने बोला इसकी एनर्जी जो है ना वो h म्यू है। अब मैं बोल रहा हूँ ये जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इसको इजेक्ट कराने में, तो वो एनर्जी को, अब एनर्जी क्या है, E इक्वल्स टू h इंटू म्यू। h तो प्लांक कांस्टेंट है। अब एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि वो E 10 जूल बनाने के लिए कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी एक चाहिए होगी मिनिमम एनर्जी की, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की। तो उस मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी है ना, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड का मतलब ये होता है एक बैरियर या एक लिमिट। तो ये वो लिमिट है कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उससे कम आप एनर्जी दोगे तो कभी नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो 50 हर्ट्ज मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो आपको देनी पड़ेगी, तब तो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस पे आएगा। उससे ज्यादा दोगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बात समझ, वर्क फंक्शन एनर्जी जो उसको निकालने के लिए चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अब यहाँ पे एक नया टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करा, क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो, क्योंकि एनर्जी क्या है, h इंटू म्यू तो है, h तो प्लांक कांस्टेंट है, तो म्यू ही तो एनर्जी को वेरी करेगा। तो जैसे जैसे म्यू बढ़ता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ वो जो मिनिमम एनर्जी है जो वर्क फंक्शन के बराबर होगी, वो एक तरीके से क्या हुई, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हुई, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट या एमिट कराने के लिए चाहिए। हाँ, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और उससे कम मिली थ्रेशोल्ड से, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो फिर वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट या एमिट नहीं होगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि h म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, hc अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, वैसे ही अगर मैं, सॉरी, ठीक है, अगर मैं इसको क्या करूं, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं hc अपॉन लैम्डा, तो अगर मैं कह रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए, तो अगर मैं किसके रेस्पेक्ट में बात करूं, वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में बात करूं, तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। इस मैक्सिमम वेवलेंथ के अबाव कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, उससे कम ही होनी चाहिए। ठीक है, खैर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जनरली यूज नहीं किया जाता, फिर भी कई बुक्स में कुछ लोग बोल देते, तो मैं समझा रहा हूँ मतलब एक ही है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही है कि फ्रीक्वेंसी, अब h और c दो क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ पे। अब वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, क्या फ्रीक्वेंसी मिनिमम होनी चाहिए तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। मतलब उससे ऊपर इजेक्ट नहीं करेगा, उससे कम वेवलेंथ करते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता चला जाएगा। आ रही बात समझ में? ये सारा मैंने एक बार में आपको समझा दिया और सब चीजें मैंने आगे लिख दी है, उसको 1 बाय 1 आप नोट कर लेना आराम से। ठीक है, चलिए, तो पहले तो आप इसको कॉपी कर ले और फिर हम इसको आगे देखते वापस दोबारा। चलिए, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी है। सबसे पहले लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द क्लीन मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस।
ठीक है, दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये बोल रहे इतना स्पॉन्टेनियस, मतलब इतना फास्ट प्रोसेस है कि जैसे ही लाइट आगे स्ट्राइक हुई वहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया। बस कंडीशन है कि वो इतनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं लाइट आई और फिर वेट करा और उसके बाद काफी देर बाद इलेक्ट्रॉन, नहीं, फोटोन आया, स्ट्राइक करा मेटल और इलेक्ट्रॉन फट से निकल गया। ठीक है, फिर इसने बोला फॉर ईच मेटल देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी टू कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो वो जो मैंने अभी बताया वही लिखा है कि अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करेगी, मेटल की सरफेस पे या मेटल पे डिपेंड करेगी। क्यों? क्योंकि जो कैटायन, ठीक है, जो कैटायन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फॉर एग्जांपल ये कैटायन है और यहाँ पर ये एक क्या आ गया, यहाँ पर एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इन दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तो अल्टीमेटली हमें तोड़ना है और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें एक एनर्जी चाहिए होगी और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिल रही है, फोटोन से। अब मैंने बोला कि इसके अभी तीसरे शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर ये दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी भी हमें जो चाहिए होगी वो चेंज हो जाएगी, पहले में आ जाएगा तो चेंज। तो ये अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करेगी, वो मेटल पे डिपेंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में या कितना दूर या कितना पास है, तो कहाँ पे डिपेंड कर रही है, वो मेटल पे डिपेंड कर रही है। तो इसने बोला जैसे जैसे मेटल आप चेंज करते जाओगे, ये जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए या जो वर्क फंक्शन जो इसका होगा, जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा या डिस्टेंस कम होगा तो वर्क फंक्शन चेंज होगा, वर्क फंक्शन चेंज होगा तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये किस पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा आपने मेटल या सरफेस आपने यूज करा है। ठीक है, चलिए फिर दे रखा है इफ म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। अब म्यू क्या है, जो भी हमारे पास फोटोन आ रही है ना उसकी फ्रीक्वेंसी इन जनरल, और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट क्या है, उस पर्टिकुलर मेटल के सरफेस के लिए जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए। ठीक है, वो फर्क फंक्शन से हमें पता लग गया। तो इफ म्यू इज लेस देन म्यू नॉट देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट टेक्स प्लेस। मैंने बताया कि अगर उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए और उससे कम मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं तो इफेक्ट भी नजर नहीं आएगा। फिर एक लिख दिया इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, जो थ्रेशोल्ड मिनिमम फ्रीक्वेंसी या मिनिमम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी उसको मिल जा रही तो क्या होगा, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस एंड द फोटो इलेक्ट्रॉन हैज ए पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी। अब जो भी एक्सेस में म्यू नॉट से जितनी भी ज्यादा एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और लास्ट इफ म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस बट फोटो इलेक्ट्रॉन हैज जीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन निकल आ जाएगा लेकिन वहां से मूव नहीं कर पाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करें, कॉपी करें जल्दी से। फिर दे रखा है लेट द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन बी ई इक्वल्स टू एच म्यू, मतलब जो भी फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी एच म्यू मान ली हमने। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये फ्रीक्वेंसी है उस एनर्जी जो आ रही है, उस जो लाइट आ रही है, जो फोटोन आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू। म्यू नॉट अभी हमने बात ही करी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जो किस पे डिपेंड करेगी, मेटल पे, किस टाइप का है सरफेस उस पे डिपेंड करेगी। फिर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, दिस एनर्जी स्पेंट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, तो मैंने अभी बता ही दिया वर्क फंक्शन क्या है, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वही क्या है यहाँ पर, वर्क फंक्शन है। ठीक है, फिर लिखा है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एनर्जी इज विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज एज काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी जो बच जाएगी वो किस में, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो ऑलरेडी हम बात कर चुके। थर्स टोटल एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मेटल एटम इज सम ऑफ वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं बोल रहा हूँ ये जो एच म्यू एनर्जी का फोटोन आगे उससे टकरा रहा है तो किसके बराबर होगा, एक तो वर्क फंक्शन के बराबर, अगर एनर्जी बची तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और एनर्जी नहीं बची तो वर्क फंक्शन के बराबर होगा, और उससे भी कम होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं। तो अगर टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन या रेडिएशन की हम बात करें तो समेशन ऑफ वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी होगी। अब डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो सिर्फ वर्क फंक्शन होगा, और अगर वो मूव भी कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी हो। ठीक है, चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें, कॉपी करें। फिर दे रखा हमें ये एच म्यू एनर्जी ऑफ रेडिएशन, W वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए।
इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता ही है। तो यहाँ लिखा है वर्क फंक्शन इज रिलेटेड टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हैंस इस वर्क फंक्शन की जगह कि हम एच म्यू नॉट लिख सकता हूँ, क्योंकि वर्क फंक्शन भी एक एनर्जी तो है, और वो कौन सी एनर्जी, मैंने बोला मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए चाहिए, वो क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी, यानी एनर्जी के अंदर में म्यू की जगह म्यू नॉट लिख दो। तो ये भी वर्क भी क्या एक तरीके से एनर्जी है, और किसके बराबर होगी, एच म्यू नॉट के बराबर होगी। तो यहाँ पर W की जगह आप क्या करें, एच म्यू नॉट लिख दे, तो एच मी इक्वल्स टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है तो इस एच म्यू नॉट को उधर ले जाओ, तो मैंने बस इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो कैसे बोलो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर लाओ, कैसे भी कर लो। H यहाँ से कॉमन आ जाएगा, म्यू माइनस म्यू नॉट आ जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पर M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसकी बात हो रही, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ने फोटोन लिया और वो मूव कर रहा है, तो यहाँ पर M और V किस कौन है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो ये M जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और V क्या होगी, जो वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, या जो इलेक्ट्रॉन ने लिए। और फोटो क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पर फोटोन से इसने एनर्जी ली और फिर इलेक्ट्रॉन मूव करा, इसलिए इसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो इसको कॉपी कर ले, ये न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगी इक्वेशन यहां पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एच म्यू लिखा ना, एक काम और हो सकता है, इसी को एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, एच एज इट इज लिखा, ठीक है। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सी अपॉन लेमडा माइनस सी अपॉन लेमडा नॉट, और एच सी आप यहाँ पर कॉमन ले ले, और ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नॉट, ठीक है। अगर वेवलेंथ के फॉर्म में आ जाए तो भी आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके कॉपी करें इसको। चलिए फिर दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द radiation striking the metal surface and is independent of the intensity of radiation। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। अब इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी का यहां पर क्या मतलब है, देखो इंटेंसिटी का तो मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस पर सेकेंड, या यूनिट टाइम जो भी है। फॉर एग्जांपल 1 सेकंड या 1 मिनट में कितने फोटोन्स आके उस पर स्ट्राइक कर रही है, वो तो कहलाएगी उसकी इंटेंसिटी। अब मैं कह रहा हूं 100 फोटोन आगे टकरा रहे, तो क्या 100 के 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, नहीं। वो जो 100 फोटोन आगे टकरा रहे, अगर मैंने माना उसका वर्क फंक्शन 10 जूल है, तो उन 100 फोटोन में से जिनकी एनर्जी 10 जूल या उससे ज्यादा होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे, सारे के सारे नहीं निकल पाएंगे। और अगर 100 फोटोन और सबकी एनर्जी 10 जूल से कम है, तो एक भी फोटोन इजेक्ट नहीं होगा, एमिट नहीं होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाना, और नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ाने से क्या फोटो इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, नहीं। वो डिपेंड करेगा उन फोटोन्स की एनर्जी कितनी है, मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी है, ऐसा बोल सकता हूँ। आ रही बात समझना डिफरेंस। तो इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स स्ट्राइकिंग इन पर यूनिट टाइम ऑन मेटल सरफेस। तो कितने नंबर ऑफ फोटोन आगे स्ट्राइक कर रहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी का, कि उस फोटोन जो आगे टकरा रहा है उसकी एनर्जी कितनी है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने से हो सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगा, लेकिन कंडीशन में ये कि उन फोटोन्स की एनर्जी आपकी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी, या हम बोल सकते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कौन डिसाइड करेगी, उस फोटोन की एनर्जी कितनी है। एनर्जी का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक इलेक्ट्रॉन की। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो डिपेंड किस पे करेंगे, अल्टीमेटली इंटेंसिटी पे, कि कितने नंबर ऑफ फोटोन्स टकरा रहे, क्योंकि एक फोटोन बस एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट करेगा। वो फोटोन की एनर्जी उसके बराबर, वर्क फंक्शन के बराबर या ज्यादा हुई तब तो एमिट कर पाएगा, और अगर कम हुई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन स्ट्राइकिंग द मेटल सरफेस, ठीक है, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं, इंटेंसिटी बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं, ठीक है, अगर उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय k इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और विच इज इक्वल्स टू h म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं इक्वेशन। देन लिखा है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ठीक है। जितना हम बोल सकते हैं, जितनी ब्राइटनेस या जितनी धूप पड़ती है उतने नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे और उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। बस कंडीशन ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि फोटोन मैंने 100 से 1000 कर दी तो 1000 ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हाँ, हो सकता है 100 से तो बढ़ जाएंगे कि 500 हो जाए, 600 हो जाए, वो डिपेंड करेगा फोटोन्स की एनर्जी कितनी, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करा पाएगा, ठीक है।
और लास्ट में लिखा ग्रेटर द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हायर इज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑब्वियस ये बात है, इंटेंसिटी बढ़ना, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ना, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियस ये बात है करंट भी बढ़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या होगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चलिए तो वीडियो पॉज करिए, इसको कॉपी करें। ठीक है, अब ये जो पूरा इफेक्ट था है ना, तो इसको ये तो हर्ट्ज जो था ना, उसने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। हाँ, अब जो हम स्टार्टिंग जो हमने टॉपिक जहाँ से स्टार्ट करा था कि पार्टिकल नेचर की हम जो बात कर रहे थे, तो जो पार्टिकल नेचर था उसको कैसे एक्सप्लेन करा, किसने एक्सप्लेन करा, तो वो एक्सप्लेन करा आइंस्टाइन ने। ठीक है, जो पार्टिकल नेचर था वो किसने एक्सप्लेन करा, आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डन बाय सर आइंस्टाइन। With the help of quantum theory of electromagnetic radiation, photoelectric effect was explained. When metal surface is irradiated with light of certain frequency called threshold frequency, the energy of radiation is transferred to electrons of the metal atom. It results in ejection of electrons. और photoelectric effect is the evidence of particle nature of light. देखो अल्टीमेटली हर्ट्ज ने ये एक्सपेरिमेंट तो कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है कि मेटल के सरफेस पे रेडिएशन आएगी, रेडिएशन आई तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बट ये जो इस चीज को जो प्रूव करना है या इस चीज को हेल्प करना है समझाना कि पार्टिकल नेचर कैसे हुआ लाइट का, तो वो आइंस्टाइन ने हेल्प करा। उन्होंने बोला कि कोई ना कोई पार्टिकल आ रहा है हमारे पास सन से या लाइट के फॉर्म में, जो आके टकराया, उस पार्टिकल ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करी और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल पाया। उसने तो एक्सपेरिमेंट करके देखा कि भाई ऐसा करने में करंट मिल रहा है मुझे। बाकी उसमें कि लाइट का वो पार्टिकल नेचर क्या है कि कोई ना कोई पार्टिकल आके उससे टकराया है। ठीक है, कोई ना कोई पार्टिकल आके टकराया जिसकी कुछ एनर्जी थी वो उसमें ट्रांसफर हुई। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल लो उसमें, तो वो एनर्जी उसमें ट्रांसफर हुई, तब जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। तो ये किसने एक्सप्लेन करा, ये आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा। और यहां से हमें पता लगता है कि लाइट का एक पार्टिकल नेचर भी होता है जो फोटोन की फॉर्म में क्या करता है, ट्रेवल करता है। ठीक है, चलिए तो वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी कर ले। चलिए तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ पार्टिकल नेचर पे बात करी, जिसमें ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं देखा था हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन, वो फिजिक्स में आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा आइडिया दिया था। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल भी बनते, तो ये फॉर्मूले वगैरह, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, या फिर बोलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, फ्रिक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू क्लास।